भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुबाइट्स पे। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो इससे पहले कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को देखें, सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखेंगे। तो इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। हमारा पहला यूनिट है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या। यानी हम इस चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद को समझेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से। हमारा दूसरा यूनिट है भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव। यानी जब भारत में औपनिवेशिक शासन आया था उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था, हम इसको पढ़ेंगे इस यूनिट में। इस यूनिट में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 3 संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। चैप्टर 4 सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उपयोगितावादी एवं मिशनरी। चैप्टर 5 कृषि, भूमि संबंध, उद्योग और परिस्थिति पर प्रभाव। हमारा तीसरा यूनिट है सुधार और प्रतिरोध। इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर है। चैप्टर 6 1857 का विद्रोह। चैप्टर 7 भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। चैप्टर 8 हमारे पास जो है उसका नाम है शिक्षा और नए मध्यम वर्ग। हम इस यूनिट में ये सब पढ़ेंगे। हमारा जो चौथा यूनिट है वो है राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार। इस यूनिट में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 9, 10, 11, 12 और 13। चैप्टर 9 जो है वो है राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, उदारवादी संविधानवाद, स्वदेशी एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना। जो चैप्टर 10 है हमारा, उसमें गांधी और जन आंदोलन, जिसमें हम गांधी के बारे में और उन्होंने जो जो आंदोलन चलाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 11 जो है वो क्रांतिकारी, समाजवादी और कम्युनिस्ट है। हम इन 3 विचारधाराओं को चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 12 जो है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, यानी भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता कैसे फैली, हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है 13 द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन पर समझौता वार्ता। यानी जो भारत का विभाजन हुआ है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर, हम इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारा जो 5वां यूनिट है सामाजिक आंदोलन। इस सामाजिक आंदोलन के यूनिट में भी हमारे पास 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 14, 15 एंड 16। जिस 14 चैप्टर है जनजातीय और किसान आंदोलन। 15 है वो है श्रमिक और महिला आंदोलन। चैप्टर 16 है जाति विरोधी आंदोलन। यानी हम इस यूनिट में अलग अलग कम्युनिटी का आंदोलन देखने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारे जो 5 यूनिट्स हैं वो खत्म होते हैं। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपागमों की विवेचना कीजिए। यानी जो राष्ट्रवाद शब्द है हमें इसका अर्थ बताना है और साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद भारत में कैसे इसको समझा जाता है या भारत की दृष्टि से राष्ट्रवाद के अर्थ को हमें समझाना है। तो परिचय में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमें राष्ट्र को समझना चाहिए। और राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं जिसके निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो और परस्पर एक होने की अनुभूति हो। यानी उन ऐसे लोग जिनमें राष्ट्रीयता की भावना हो और एक होने की उनमें फीलिंग्स हो, वो राष्ट्र होता है। ऐसे लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। और जो राष्ट्रवाद है वो एक भावना है, एक आस्था है। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और आस्था, यही हमारा राष्ट्रवाद होता है। तो आगे हम ये देखेंगे जो राष्ट्र है राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संकल्पना है। ये राष्ट्र जो शब्द है वो राजनीति से नहीं जुड़ी हुई है बल्कि एक सांस्कृतिक एकता की भावना है राष्ट्र। जो राष्ट्र है उसका अगर अर्थ हम देखेंगे तो एक ही प्रजाति के लोग जहाँ एक जगह रहते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं, एक इतिहास से बंधे होते हैं, वह एक राष्ट्र में रहते हैं। यानी ऐसे लोग प्रजाति, यानी जो एक ही प्रजाति के हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही इतिहास उनका है, तो वो राष्ट्र है। इस प्रकार जो राष्ट्र है सांस्कृतिक व राजनीतिक दोनों रूपों से देखा जा सकता है। वैसे तो जो राष्ट्र है वो एक सांस्कृतिक अवधारणा है, लेकिन
अगर हम देखें कि राष्ट्र किसे कहते हैं, तो जो समान भाषा बोलते हैं, जिनका समान इतिहास होता है, जो समान प्रजाति के होते हैं, उन्हें राष्ट्र कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो राज्य की परिभाषा भी कुछ कुछ इसी तरह की होती है। तो जो राष्ट्र है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों है। राष्ट्रवाद पर विचारक, यानी राष्ट्रवाद को समझाने के लिए अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे कि अर्नेस्ट गैलनर है, J.H. रोज है, एंडरसन है। इन्हीं के साथ और भी दूसरे विचारक है। आपको इनमें से कम 2 विचारक के विचार याद कर लेने हैं, यानी कि इन विचारक के हिसाब से जो राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है, तो पेपर में सही रहेगा। तो हम अर्नेस्ट गैलनर की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि जहाँ राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक अवधारणा मानते हैं, जो गैलनर है वो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक अवधारणा है। वही जो एंडरसन है, उनकी एक पुस्तक थी इमेजिनेटेड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शन जॉन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, इनकी पुस्तक 1983 में आई थी। इन्होंने इस बुक में ये लिखा कि राष्ट्रवाद एक विचार है, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एक विचार है जो इतना प्रभावशाली है कि एक व्यक्ति उस राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस प्रकार राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रिंट, पूंजीवाद, स्थानीय भाषाएं, जनसंख्या मानचित्र, संग्रहालय आदि सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो एंडरसन है, उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो एक विचार है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस विचारधारा जो राष्ट्रवाद है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो अपने राष्ट्र के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये इतना प्रभावशाली है, एंडरसन ने कहा है। उन्होंने ये कहा जो राष्ट्रवाद की भावना के निर्माण के लिए कुछ चीज़ें हैं जो उनका ब्लूप्रिंट, यानी उनकी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है, वो है पूंजीवाद, स्थानीय भाषा, जनसंख्या मानचित्र, संग्रहालय। ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाती है। एंडरसन ने ऐसा कहा। अगले हमारे एक विचारक है बर्ट्रैंड रसेल। इन्होंने ये कहा कि जो हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो राष्ट्रवाद की भावना एक यथार्थ है। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, वास्तविकता है। जो राष्ट्रवाद की भावना है एक वास्तविकता है, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब तक राष्ट्रवाद विश्व भर में लूटपाट और अराजकता नहीं फैलाता तब तक इसके व्यक्त होते रहने में कोई हानि नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो एक भावना है, लोगों में विद्यमान है और ये सच्चाई है और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब तक राष्ट्रवाद की भावना देश में या किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचाती है तब तक इसका, राष्ट्रवाद की भावना का व्यक्त होने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा कहते हैं रसेल। आगे हम ये देखते हैं राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, यानी जो भारत का राष्ट्रवाद है, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, इस भावना को समझने के लिए हम अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग चश्मों का यूज करेंगे ताकि हम इसके राष्ट्रवाद को समझ पाए। क्योंकि भारत जो है एक विविधताओं का देश है। यहाँ पे प्राचीन टाइम से ही अलग अलग नस्ल जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलते हैं, जैसे कि आर्य, द्रविड़ी, 2 प्रकार की जनता यहाँ रहती है। यानी इतनी विविधता होने के बाद भी क्या लोगों में एकता की भावना है? या फिर जो हम भारत है, क्या हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं? क्योंकि राष्ट्र तो वो होता है जिनका साझा संस्कृति हो, साझा इतिहास हो, साझा भाषा बोलते हो, एक भाषा बोलते हो, वो राष्ट्र है। तो इतनी विविधता होने के बाद भी क्या हम भारत को एक राष्ट्र कह सकते हैं? और क्या हम कह सकते हैं कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न थी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम जो है अलग अलग चश्मों का यूज करेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण का यूज करेंगे राष्ट्रवाद को समझने के लिए। तो पहला हमारा दृष्टिकोण है औपनिवेशिक या कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के जो विचारक थे उनके दृष्टिकोण से जो राष्ट्रवाद क्या था हम ये देखेंगे। तो 1960 के दशक में जॉन गोल्धार, गॉर्डन जॉनसन व अनिल सील जैसे जो है व्यक्तियों ने कैम्ब्रिज स्कूल की आधारशिला रखी, यानी इसकी स्थापना करी। 1973 में इस कैम्ब्रिज स्कूल ने एक थीसिस लिखी थी, निबंध लिखा था, जिसका नाम था लोकेलिटी, प्रोविडेंस एंड नेशन, ए चेंज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स 1870 to 1940। इन्होंने एक थीसिस, एक निबंध लिखा था, एक लेख लिखा था इस नाम से। उस लेख के अनुसार जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो राष्ट्रीय नहीं है बल्कि स्थानीय है। यानी जो भारत में जो आंदोलन हुआ था हम उसको राष्ट्रीय नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। एक कुछ पर्टिकुलर जगह से ही वो उसका उत्पन्न हुआ था और कुछ कुछ जगह पर ही फैला था, इसीलिए हम उसको राष्ट्रीय नहीं बल्कि स्थानीय कहेंगे।
इसके ये कहती है कि हम जो है राष्ट्रवाद नहीं मानते कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, लेकिन अगर फिर भी अगर उत्पन्न हुई थी तो वो राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन से अपना सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुई थी। लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए संपत्ति और शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो इसमें शामिल हुए। आगे कहते हैं कि स्थानीय व राष्ट्रीय हितों का टकराव है। जो राष्ट्रवाद की भावना भारत में पनपी थी वो स्थानीय और राष्ट्रीय हितों का एक टकराव था और कुछ नहीं। यह संघर्ष समूह आधारित था, ये बस संघर्ष कर रहे थे अपने लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए। एक विचारक है अनिल सील, उनकी एक किताब है इमर्जेंस ऑफ इंडियन ग्रीनलिज्म जो कि 1968 में इन्होंने लिखा था। उस बुक में इन्होंने ये लिखा कि जो भारतीय राष्ट्रवादी है वो एक छोटा सा कुलीन वर्ग का समूह है जो स्वयं ब्रिटिश सरकार से प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों करते हैं। यानी जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो भारतीय राष्ट्रवाद उत्पन्न हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्ग यानी अमीर वर्ग का एक समूह है जो ब्रिटिश सरकार से प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों चाहती है। यानी ब्रिटिश सरकार से अपने लिए सहयोग भी चाहती है और कंपटीशन भी चाहती है ताकि वे अपनी शक्ति को बनाए रखे और जो भी अधिकार ब्रिटिश थे वे कायम रहे। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो भी उनको अधिकार दिए थे वो कायम रहे और शक्ति उनके पास आ जाए। जो राष्ट्रवाद था, भारतीय राष्ट्रवाद, उसमें आदर्श नहीं थे, आदर्शों से भरपूर नहीं था। ये राष्ट्रवादियों के स्वयं के हितों से जुड़ा हुआ था। जो राष्ट्रवाद की भावना था वो राष्ट्रवादियों का पर्सनल हित उसमें जुड़ा हुआ था, ऐसा इन्होंने कहा। जो भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा है वो संस्थागत है और अंग्रेजी पढ़ने वाले कुलीन वर्ग के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए लाया गया था, ऐसा कहना है अनिल का। आगे हमारे विचारक है कि निसंदेह कैम्ब्रिज इतिहास भारत के राष्ट्रवाद को नकारात्मक दृष्टि से देखता है। जो कैम्ब्रिज इतिहास है, कैम्ब्रिज स्कूल का दृष्टिकोण है, वो ये मानता है कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो कोई राष्ट्रवाद नहीं बल्कि स्थानीय संघर्ष था। यानी उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद पे एक नकारात्मक दृष्टि से देखा। आगे है हमारे जेम्स मिल व मैकाले, इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को किस तरीके से देखा। इन्होंने ये कहा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो एक उपयोगितावादी राष्ट्रवाद है, यानी अंधकार। जेम्स मिल व मैकाले इन्होंने ये कहा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो उपयोगितावादी एक दृष्टिकोण था। यानी भारत का राष्ट्रवाद कोई आदर्शों से भरा हुआ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उपयोगितावादी दृष्टिकोण से उन्होंने इसको देखा। उन्होंने ये कहा जो भारत है उसको अंधकार से बाहर निकालने का काम जो है ब्रिटिश ने किया है, क्योंकि जो ज्ञानोदय पूरे विश्व में आया था वो भारत में नहीं आ पाया, जिस कारण भारत अभी भी अंधकार में है और अंधकार से प्रकाश में लाने का काम ब्रिटिश करेगा। और यही इस काम करने के लिए जो ब्रिटिश है उसका सराहना करना चाहिए। जो भारतीय है वो श्वेत आदमी के ऊपर बोझ है जिसका पालन ब्रिटिश कर रहे हैं, ये कहा था जेम्स मिल और मैकाले ने। आगे हम देखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से हम राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि वे नेता जो खुद राष्ट्रवाद आंदोलन में शामिल थे उनके नज़रिए से राष्ट्रवाद क्या था हम ये देखेंगे। तो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के विपरीत था, जैसे कि उपनिवेशवादी दृष्टिकोण ने ये कहा कि जो ये राष्ट्रवादी भावना एक स्थानीय संघर्ष था, कुलीन वर्गों का संघर्ष था, उसके विपरीत इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश का क्रूर शासन था उसके खिलाफ किया गया आंदोलन था राष्ट्रवादी। इस राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख विचारक है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, AC मजूमदार, BR नंदा, ये सब है। आगे इन्होंने ये बताया कि वास्तविकता में जो आध्यात्मिक भारत और भौतिक ब्रिटेन के बीच एक विवाद जन्म ले चुका था उसका उत्तर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने दिया। यानी जो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एक आध्यात्मिक और भौतिक विवाद उत्पन्न हुआ था उसका उत्तर देने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न हुई थी। वे ये स्पष्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश शोषण के कारण ही भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। यानी जो राष्ट्रवादी विचारक ये बता रहे थे कि जो ब्रिटिश है उनके शोषण के कारण ही भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं हो पाया है।
आगे इन्होंने ये बोला कुछ इतिहासकारों ने भारत के गौरव को उसके इतिहास में भी पाया, यानी जो भारत का गौरव जो है वो उसके इतिहास में छुपा हुआ है। भारत का सनातनी संस्कृति जिसमें गतिशीलता है, समन्वय की भावना है, समानता है और स्वीकार करने और सम्मिलित करने की जो उसकी संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा महान है, जिसके कारण प्राचीन समय से ही भारत में सब राजा जितने भी थे वो सर्वहित को ज़्यादा ऊपर रखते थे। यानी जो भारत का संस्कृति है बहुत ही ज़्यादा गौरवमयी और बहुत ही ज़्यादा महान है, ऐसा राष्ट्रवादी विचारक कहते हैं। आगे जो ब्रिटिश शासन का उद्देश्य केवल व्यापार पर एकाधिकार था और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेने की मंशा, यानी ब्रिटिश उन्होंने भारत पे कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की, उनका बस एक ही उद्देश्य था, एकाधिकार व्यापार पर। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण स्वयं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। जो ये दृष्टिकोण था राष्ट्रवादी, वो खुद राष्ट्रवादी आंदोलन का परिणाम था, उसी के कारण उत्पन्न हुआ था। जो गांधी और दादा भाई नौरोजी हैं वो इस बात को मानते थे कि जो भारत है ब्रिटिश के आने से पहले एक राष्ट्र बनने की अवस्था में था। आगे भारत का शोषण के बारे में दो हमारे राइटर्स हैं, दादा भाई नौरोजी और दूसरे हमारे राइटर है R.C. दत्त। इन्होंने बुक लिखी और उसमें ये बताया कि जो भारत का आर्थिक शोषण है वो ब्रिटिश ने किया है। V.D. सावरकर जो हमारे विचारक हैं उन्होंने ये कहा कि जो 1857 की क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। हमारे एक और इतिहासकार मानो या फिर राष्ट्रवादी वो विपिन चंद्रा है, उन्होंने ये कहा कि औपनिवेशिक काल राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के मध्य एक लड़ाई थी। जो औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक काल था, वो राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के मध्य की एक लड़ाई थी। इस पूरे कंक्लूजन में हम ये देख पाएंगे, पूरे दृष्टिकोण के कंक्लूजन में, जो कैम्ब्रिज स्कूल के सामने राष्ट्रवादी स्कूल उपनिवेशवाद की व्याख्या शोषणकारी तथा ब्रिटिश शासकों के स्वयं को सर्वोच्च समझने वाली संस्था के रूप में करते हैं। जो कैम्ब्रिज स्कूल पहला वाला था, उपनिवेशवादी वाला, उसके विपरीत में ये विचारधारा उत्पन्न हुई थी और इन्होंने उपनिवेशवाद के जो शोषणकारी नीतियां थी और ब्रिटिश का जो स्वयं को सर्वोच्च रखने की जो संस्था थी, नीति थी, उसको उजागर किया राष्ट्रवादी विचारधारा ने। अगला हमारा चश्मा है मार्क्सवादी, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हम राष्ट्रवाद को समझेंगे। जो मार्क्सवादी विचारक थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे समझा। जो मार्क्सवादी विचारक है उन्होंने ये कहा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या एक वर्गीय चरित्र के आधार पर किया, यानी अलग अलग वर्ग का जो चरित्र है उसके आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद को समझाया इन्होंने। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार जो हमारे हैं भारतीय हैं लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जैसे कि रजनी पद्मदत्त, A.R. देसाई, सुमित सरकार और विपिन चंद्रा, ये सारे मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को समझाया है हमें। तो पहले विचारक जो है रजनी पामदत्त, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया टुडे। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो भारत की गरीबी है, भारत में जो गरीबी उत्पन्न हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद के कारण उत्पन्न हुई है। इन्होंने जो साम्राज्यवादी शासन था यानी उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद, उसको 3 भागों में बांटा। पहला ये था कि व्यापारिक पूंजी का, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का। यानी इन्होंने भारतीय साम्राज्यवाद को 3 भाग में बांटकर हमें समझाया। व्यापारिक पूंजी, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। आगे तीनों ही चरण में इन्होंने ये बताया कि भारतीय आर्थिक अवस्था का शोषण और लूट अलग अलग प्रकार से किया गया। ब्रिटिश राज का भारत में केवल एक ही उद्देश्य था, धन और संसाधन का ब्रिटिश बुजुर्ग देश द्वारा लूटा जाना। यानी जो उन्होंने ये बताया कि तीनों ही अवस्था में ब्रिटिश ने अलग अलग तरीके से भारत के धन को और संसाधन को लूटा है और जो ब्रिटिश है उसका एक ही काम था, संसाधन को लूट कर अपने देश में ले जाना। अगले हमारे विचारक है A.R. देसाई। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड टू इंडियन नेशनलिज्म में ये कहा है कि जो भारत में जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उनसे जागरण हुआ है। यानी जो हमारे दूसरे विचारक थे उपनिवेशवादी कैम्ब्रिज वाले, उन्होंने ये कहा कि भारत में कोई जो धर्म सुधार आंदोलन नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी ज्ञानोदय का जो पूरे विश्व में ज्ञानोदय का टाइम आया लेकिन भारत में ज्ञानोदय नहीं आ पाया, भारत आज भी अंधकार में है। तो उसका जवाब R.C. देसाई ने इस बात कहकर दिया कि जो धर्म है, धर्म सुधार आंदोलन भारत में बहुत सारे हुए और उन आंदोलनों के द्वारा भारत में जागरण आया, लोगों में जागरण आया।
भारतीयों की राष्ट्रीयवादी चेतना का परिणाम था। यानी भारत में राष्ट्रवाद की चेतना यानी समझ उत्पन्न हुई थी, उसी का परिणाम ये हमें धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखने को मिले थे। देसाई ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है। जो ब्रिटिश शासन है उसी के कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है, क्योंकि उसका शोषण बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया और भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। इन्होंने जो हमारे आर.सी. देसाई हैं, उन्होंने राष्ट्रवाद को 5 चरण में विभाजित किया है। पहला अवस्था है 1857 से 85 में, दूसरा हमारा 1885 से 1905 तक का, तीसरा 1905 से 1918 तक का, चौथा 1918 से 1934 तक का और पांचवा जो है हमारा वो है 1934 से 1939 तक का। इन पांचों चरण के माध्यम से हमें राष्ट्रवाद को समझा। तो पहला चरण में जो कि 1857 से 1885 है, इस चरण को उन्होंने ये बताया कि पहले चरण में जो है आधुनिक शिक्षा आई थी भारत में, जिसके कारण भारत में बुद्धिजीवी वर्ग यानी जो पढ़े लिखे वर्ग थे उस वर्ग का उदय हुआ, जिससे भारत में अलग अलग सुधार आंदोलन शुरू हुए और राष्ट्रवाद की भावना जो था उसका आधार तैयार हुआ। जो हमारा दूसरा अवस्था था 1885 से 1905 में, इस दौरान यह हुआ कि आंदोलन में आम जनता जो है, आम जनता के अंदर असंतोष बढ़ गया। जो शासन थी उस शासन व्यवस्था के कारण जनता में असंतोष बढ़ गया और जिसके कारण कांग्रेस की स्थापना हुई और आम जनता भी जो का विरोध करने के लिए उठ खड़ी हुई थी। जो तीसरा चरण था हमारा 1905 से 1918, इस तीसरे चरण में राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो उग्र रूप लेने लग गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन धीरे धीरे दूसरे चरण में शुरू हो गया था और तीसरे चरण में इसने उग्र रूप ले लिया था, यानी भयानक रूप ले लिया था। जो हमारा चौथा चरण था, इस चौथे चरण में जो किसान और मजदूर थे उनके अंदर भी असंतोष बढ़ा और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और जो हमारा पांचवा चरण था, इस पांचवें चरण में जो साम्यवादी विचारधारा है वो सभी में फैल गई। छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी में फैल गया और इन लोगों में यानी ब्रिटिश का विरोध करने की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसका विरोध हुआ। तो 5 चरण में इन्होंने राष्ट्रवाद को समझाया और 5वें चरण में जो राष्ट्रवाद की भावना सभी लोगों में बहुत ज़्यादा फैल गई थी और ब्रिटिश का विरोध होने लग गया था। आगे हम देखेंगे कि जो देसाई ने यह बताया कि राष्ट्रवाद का विकास इसीलिए हो पाया क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नेतृत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता व न्याय की मांग करने लगा था। जो व्यक्ति, जो समाज, जो वर्ग जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुका था, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की मांग करने लगा था वो, इसलिए राष्ट्रवाद का विकास हो पाया भारत में। किसान, श्रमिक, महिला व समाज के शोषित वर्गों में जागरूकता बढ़ने लगी थी। ये जो राष्ट्रवादी भावना आने का कारण क्या था? जो किसान है, श्रमिक है, महिला है, समाज का जो दबा कुचला वर्ग है उसमें जागरूकता बढ़ने लगी थी। बराबरी का समाज स्थापित हो, ये उनमें भावना उत्पन्न होने लगा था और शोषण संभव ना हो, एक ऐसा वर्ग, ऐसा समाज स्थापित हो, ये सारी भावनाएं उनमें उत्पन्न हुई, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ऐसा इन्होंने कहा था देसाई ने। तो इसी के साथ हमारा ये जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी खत्म होता है। हम अगला चश्मा यानी अगला दृष्टिकोण देखेंगे जो निम्न वर्गीय दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण जो है सबसे नई दृष्टिकोण मानी जाती है क्योंकि इस दृष्टिकोण का विकास सबसे लास्ट में हुआ है। इस दृष्टिकोण जो मानना ये है कि समाज में जो हाशिए पर बैठे लोग हैं, जैसे कि किसान, मजदूर हो गए, आदिवासी हो गए, महिलाएं हो गए, इनके नजरिए से राष्ट्रवाद को देखो। यानी जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी पूरे समाज में, इस राष्ट्रवाद को हम इन छोटे दमित हाशिए पर बैठे लोगों के नजरिए से देखना होगा। यही कहती है निम्न वर्गीय दृष्टिकोण। इन्होंने ये कहा कि जो पूरे इतिहास में इन हाशिए पर बैठे लोगों के दृष्टिकोण को, नजरियों को नजरअंदाज किया गया है। जो निम्न वर्ग का विचार है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न वर्ग के विचार के हिसाब से भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम को लिखा जाना चाहिए, ये कहती है। यानी जो निम्न वर्गीय दृष्टिकोण है वो ये कहती है कि जो भारत में जो हाशिए पर बैठे लोग हैं उनके नजरिए से राष्ट्रवाद को देखो, क्योंकि इनको पूरे इतिहास में नजरअंदाज किया गया है। इनके नजरिए से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लिखो, इन्होंने ये कहा है। क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम है वो अभिजन वर्ग यानी अमीर वर्गों के नजरिए से लिखा गया है, ना कि इनके नजरिए से। तो इन्हीं के एक विचारक है रंजीत गुहा। इन्होंने ये कहा कि जो कैम्ब्रिज तथा राष्ट्रवादी विचारक है उन दोनों ने ही इस पक्ष को
नहीं लिखा है, यानी जो समाज का हाशिया पर बैठा एक वर्ग जो है, दमित वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उस वर्ग के पक्ष से राष्ट्रवादी विचार को नहीं देखा है, ना तो कैम्ब्रिज वालों ने और ना ही राष्ट्रवादी विचारक ने। जो विचारक ने अभिजन वर्ग की सफलताओं का वर्णन इतिहास में किया है, इनका ये रंजीत गुहा कहते हैं कि जो इतिहास लेखन है वो सिर्फ और सिर्फ अभिजन वर्गों का सफलताओं का इतिहास है। हाशिए पर बैठे जो लोग हैं उनकी ओर किसी भी विचारक का ध्यान ही नहीं गया है। इन्होंने ये कहा, इनका मानना है कि जो राष्ट्रवादी इतिहास है, किसान आंदोलन का जिक्र कहीं पे भी नहीं मिलता। जो हम पूरे राष्ट्रवाद की भावना को, इसके विचार को, हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जब भी देखते हैं, वहाँ पे किसान के आंदोलन का जिक्र नहीं किया जाता है। आम आदमी को पूरे राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम जो है, उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक उपकरण की तरह यानी एक मशीन की तरह, एक वस्तु की तरह यूज किया गया है आम आदमी को। ये रंजीत गुहा कहते हैं। रंजीत गुहा आगे कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवादी के इतिहास है, भारतीय राष्ट्रवाद का जो इतिहास है वो कुलीन वर्ग का आध्यात्मिक जीवन गाथा है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास को ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्ग यानी ऊंचे वर्ग, अमीर वर्गों का एक आध्यात्मिक जीवन का गाथा है। इन्होंने ये कहा कि कुलीन वर्ग जो है, जो अमीर वर्ग है, वो कभी भी आम व्यक्ति की आवाज नहीं बन सकती। उन्होंने आगे ये कहा कि जो निम्न वर्ग कभी भी राष्ट्रीय संग्राम में एक सशक्त भूमिका नहीं निभा पाया। जो भारत का निम्न वर्ग, जो हाशिए पर बैठा एक वर्ग है, वो कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, क्योंकि वो अब खुद दो तरह के शोषण से जूझ रहा था। एक तो वो अभिजन वर्गों का, यानी जो व्यक्ति उससे ऊंचे है, अमीर है, ऊंची जाति में है, उन लोगों के शोषण से वो शोषण सहन कर रहा था, और दूसरा वो खुद की पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। तो जो ये वर्ग है, इन दोनों प्रयासों के कारण स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। जो भारतीय इतिहास है वो एक तरफा लेखन है, यानी सिर्फ और सिर्फ अमीरों और जो ऊंची जाति है, ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, उनका इतिहास है। जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिला है, आदिवासी है, उनके नजरिए को नजरअंदाज किया गया है, उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। ये कहती है निम्न वर्गीय दृष्टिकोण। तो इसी के साथ हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है खत्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 1935 के भारतीय अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत के संविधान के विकास में इसकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जो यानी 1935 का भारतीय अधिनियम है, हमें इसके बारे में बताना है, इसकी विशेषता बताना है, इसकी कमियां बताना है, और साथ ही इसने भारत का जो संविधान है उसमें क्या भूमिका निभाई है, हमें ये बताना है। तो हम पहले देखेंगे परिचय। परिचय में ये है कि जो भारत का संविधान तैयार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यानी भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, लेकिन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन माना गया भारतीयों की दृष्टि से। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसके आधार पर एक व्हाइट पेपर जारी किया गया था, यानी एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, और इस पत्र की सिफारिश पर संयुक्त संसदीय प्रवर समिति ने एक विचार दिया। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ। एक श्वेत पत्र जारी हुआ, उस पत्र के आधार पर एक संयुक्त संसदीय प्रवर समिति विचार किया, और उनके विचार पर यह सुझाव दिया गया, और सरकार के लिए, भारतीय सरकार के लिए, भारतीय कानून के लिए एक 1935 ब्रिटिश संसद अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा। तो इनकी विशेषताएं देखेंगे। 1935 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं। 35 के एक्ट की मुख्य विशेषताओं में से पहला हमारा ये है कि लंबा और जटिल था। ये जो हमारा एक्ट लागू किया गया था वो काफी लंबा और जटिल था। इसका कारण ये था कि इसमें भारतीय संघ की जितनी भी व्यवस्थाओं का वर्णन था वो बहुत ही ज्यादा डीप किया गया था, बहुत ही लंबे तरीके में विस्तृत वर्णन किया गया था। इसमें हर एक चीज का, काम का और संरक्षण का, रक्षा का, हर एक चीज का बहुत ही लंबे तरीके से, विस्तृत तरीके से इसमें वर्णन था। इसमें जो है टोटल 450 यानी 450 पेजेस का ये एक एक्ट था, तो इसीलिए काफी लंबा और जटिल था। जटिल यानी इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल था। हमारा दूसरा विशेषता है अखिल भारतीय संघ, यानी जो इस एक्ट ने भारतीय रियासतों के लिए एक संघ का सुझाव प्रस्तुत किया। यानी भारत की जितनी भी रियासत था उसको एकत्रित करके एक भारतीय संघ बनाया जाए, यानी एकत्रित किया जाए। ये इसकी विशेषता थी कि इन्होंने भारत को एक अखंड भारत बनाने के लिए
प्रस्ताव रखा था। हमारा तीसरा है कि केंद्र में कैद शासन, इन्होंने जो शासन व्यवस्था को है केंद्रीकृत किया, विकेंद्रीकृत करने की जगह केंद्रीकृत किया यानी जो स्थानीय शक्तियां थी, प्रांतों में जो भी शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया और उन शक्तियों को केंद्र में दे दिया गया। प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया और जो प्रांतों की शक्तियां थी, दोहरी शासन व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया। हमारा चौथा है प्रांतों की स्वायत्ता। प्रांतों की स्वायत्ता का मतलब है कि जो प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। जो 1919 के एक्ट थे उसमें प्रांतों को पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन रखा गया था। 1919 के एक्ट के अनुसार जो प्रांत को कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 1935 के एक्ट में जो प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, यानी इसमें कुछ आरक्षण और सुरक्षाएं जो है वो सरकार को दी गई थी, वो विधानमंडल को दिया गया था। जैसे कि इसमें पहला ये था कि कई विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति थी विधानमंडल की, भारतीय विधानमंडल की, वो खत्म कर दिया गया और जो मंत्री और विधानकारों की शक्ति को सीमित करने के लिए गवर्नर जनरल को कई शक्तियां दी गई, यानी जो मंत्री और विधानकार है उनकी शक्तियों को अब जो गवर्नर जनरल है वो कंट्रोल कर सकता है, इतनी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। अगला पॉइंट है संघीय न्यायालय। इन्होंने संघीय न्यायालय की स्थापना करी, यानी जो संघीय न्यायालय है वहाँ पे केंद्र और जो राज्य है जैसे कि देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत है उनके बीच में अगर जब झगड़ा होगा उन झगड़ों को संघीय न्यायालय में देखा जाएगा, जिसकी स्थापना 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। अगला है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार, यानी इन्होंने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति लागू की थी। सांप्रदायिक पद्धति यानी अलग अलग जाति धर्म में धर्म के आधार पर चुनाव करवाया जाएगा, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सभी के। अगला हमारा विधान पालिकाओं के आकार तथा रूप में परिवर्तन। इसमें क्या हुआ था कि केंद्रीय विधानमंडल के निम्न सदन को संघीय सभा तथा ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाने लगा था। तो जो ऊपरी सभा थी जिसको हम संघीय सभा कहते थे, फेडरल असेंबली, उसमें सदस्यों की संख्या 375 कर दी गई और जो निचला सदन था जिसको हम कहते थे राज्यसभा, उसमें सदस्यों की संख्या 260 कर दिया गया, यानी जो इनका जो आकार था वो बड़ा कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को इन्होंने लागू किया, यानी जो ये एक्ट 1935 का एक्ट लागू किया उसमें अगर संशोधन भी करना है तो वो ब्रिटिश संसद ही करेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन कोई दूसरा नहीं कर सकता, यानी ब्रिटिश की संसद जो है वो सबसे ऊपर है, उसका जो नियम है, उसके जो फैसले हैं वही हर जगह लागू होंगे। ये यानी ब्रिटिश की संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया। अगला है भारत परिषद की समाप्ति, यानी इन्होंने भारत का जो परिषद है, भारतीय परिषद, उसको समाप्त कर दिया गया। बर्मा, अदन और बरार, यानी बर्मा को, अदन को और बरार को, इन तीनों में कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और जो दूसरा अदन है उस अदन को भारतीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया और जो बरार था, बरार को प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हैदराबाद की रियासत से अलग करके मध्य प्रांत में मिला दिया गया। यानी इन तीनों ही राज्यों में, तीनों ही क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन किया गया, जिसमें बर्मा है उसको भारत से अलग कर दिया, अदन को औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन रख लिया और जो बरार है उसको मध्य प्रांत में मिला लिया। अगला है प्रस्तावना का अभाव, यानी जो 1935 का अधिनियम था या एक्ट था उसमें प्रस्तावना नहीं थी। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वैसे ही इसमें प्रस्तावना नहीं थी। इसका कारण ये है कि जिन्होंने इसको लिखा था उन्होंने इसकी इन्होंने जरूरत नहीं समझी कि इसमें प्रस्तावना भी होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी नया नीति नहीं था, ये पहले से इसमें कई सारी नीतियां थी, उन्हीं को कुछ संशोधित, हल्का सा संशोधन कर करके इसमें लाया गया था, यानी इसमें कोई नया तो था नहीं, इसीलिए इसमें प्रस्तावना नहीं था। आगे देखेंगे हम कि 1935 के एक्ट का महत्व, यानी जो 1935 का एक्ट था वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारा पहला है कि सरकार के विकेंद्रीकरण रूप में वितरित कर दिया, यानी सरकार जो केंद्रीकृत थी, केंद्र में शक्तियां ज्यादा थी, उसको विकेंद्रीकृत कर दिया, यानी छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे स्थान पे शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया, शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया। अगला है कि जो महिला निर्वाचक मंडल है उसकी स्थापना करी।
हालांकि महिलाओं ने इसकी मांग तो नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने महिला निर्वाचक मंडल की स्थापना करी, जिससे जो महिला के किसी भी चीज़ में निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, जो श्रमिक है उसका भी प्रतिनिधित्व बढ़ गया इस एक्ट के कारण। अगला है, यह अधिनियम प्रांतों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करके एक स्वायत्त दर्जा प्रदान करा। इन्होंने जो प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया इस एक्ट के अधीन, तो जो प्रांत है उसको अब एक स्वायत्त दर्जा मिल गया। अगला है, यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिए गए लोगों की तुलना में अधिक लोगों को मतदान का अधिकार देता है, यानी इन्होंने अधिक लोगों को मतदान का अधिकार दिया। अगला है कि इसकी विशेषता को अगर ध्यान में देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त थे, यानी इन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूपकारों ने भारत सरकार अधिनियम की उन विशेषताओं को ध्यान में रखा जो एक स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त थे, यानी स्वतंत्र भारत के लिए जो भी विशेषताएं होनी चाहिए उन विशेषताओं को इसमें शामिल किया था। भारत के संविधान ने भी ये विशेषता उधार ली है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाएगा, यानी ये वो वाला 1935 का अधिनियम है जिसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। हालांकि एज इट इज तो नहीं, लेकिन काफी सारे संशोधन करने के बाद 1935 का जो एक्ट था उसको भारत संविधान में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि भारतीय समाज के कल्याण में वृद्धि कर रहा था। हालांकि जो नीतियां अच्छी नहीं थी, बेकार थी, जिसकी आलोचना की गई थी, उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो अच्छी थी उनको शामिल कर लिया गया, जिसमें से था एक तो राज्यपाल की स्थापना हुई, मतदान का अधिकार ज्यादा लोगों को मिला, और जो एक स्वतंत्र भारत के लिए जो चीज उपयुक्त होनी चाहिए, जो सही होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें शामिल थी। अगला है, राजकुमार को भारत की राजनीति में भाग लेने की अनुमति मिल गई इस 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 का जो अधिनियम है उसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विचित्र और दोषपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक स्थिति था, भारत की जो व्यवस्था थी वो काफी अलग थी, लेकिन इन्होंने एक जैसा शासन व्यवस्था लागू किया, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की इसने, जो कि काफी दोषपूर्ण है, यानी सही नहीं है, यानी विचित्र और दोषपूर्ण संघ बनाया इसने। अधिराज्य का ना दिया जाना, यानी इसने जो है अधिराज्य को नहीं दिया। भारतीय हैं वो अपने लिए राज्य से संबंधित कुछ अधिकार की मांग कर रहे थे, उन अधिकारों को जो इस एक्ट के तहत नहीं दिया गया, तो इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा है, प्रांतीय स्वशासन एक प्रपंच था, यानी हालांकि इन्होंने प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था लागू तो की थी, लेकिन एक प्रपंच यानी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि जो गवर्नर है उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो इन स्थानीय स्वशासन को 1 मिनट में अपने कंट्रोल में कर सके। अगला है, संविधान के विकास का व्यवस्था का अभाव, यानी जो संविधान है उसका विकास किस तरीके से होगा, इस व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं था। संविधान का जो भी विकास होगा ब्रिटिश संसद के आधार पर ही होगा, या ब्रिटिश संसद के निर्णय पर ही होगा, ये प्रावधान था। तो यानी इसमें संवैधानिक विकास का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल और गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां, यानी गवर्नर जनरल और गवर्नर को स्वेच्छाचारी शक्तियां दी गई थी। यह छठा पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, यानी जो संप्रदाय यानी धर्म जाति के आधार पर जो निर्वाचन हो रहे थे उसका विस्तार किया गया 1935 के एक्ट के आधार पर, जो कि भारत में विभाजन लाने के लिए ब्रिटिशों ने एक चाल चली थी। अगला है, इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। अगला 7वां पॉइंट है, आत्मनिर्णय के अधिकार का ना दिया जाना, यानी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार इस एक्ट के तहत नहीं दिया गया। अगला है, भारत को बर्मा से अलग करना, यानी भारत को जो है बर्मा से अलग इसीलिए कर दिया गया ताकि भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता को तोड़ा जा सके, इसीलिए बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। अगला, संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा जो है, इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वर्णन किया गया और इसके द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार दिया गया, यानी इस एक्ट में ये बोला कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का, संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा, यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, और उनके विकास के लिए, उनके सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ खास कदम उठाए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था।
तो इसीलिए इन कारणों से इनकी आलोचना की जाती है। तो आगे हैं हमारे विचारक, यानी जो 1935 का एक्ट है, उस एक्ट पे अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं कि ये क्या है, कैसा है। उनमें है प्रोफेसर कूपलैंड। इन्होंने ये कहा कि जो 1935 का एक्ट है वो एक रचनात्मक राजनीति का विचार, एक महान सफलता थी जिसने भारत के भाग्य को अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण करने की सहायता दी, परंतु इसके बावजूद भी इस एक्ट को एक सफल एक्ट नहीं माना जा सकता, ये कहा कूपलैंड ने। अगले ऐसे ही हमारे विचारक जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये कहा कि ये जो एक्ट है वो दास्ता का नवीन चार्टर है, यानी दास्त बने रहे इसके लिए एक नया सा चार्टर बनाया गया है, ये कहा है पंडित नेहरू ने। अगले हमारे विचारक है राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ये कहा कि इस एक्ट की कड़ी आलोचना की और इन्होंने ये कहा कि इसको संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए। हमारे जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, उन्होंने ये कहा जो ये नया एक्ट हम पर थोपा गया है ये ऊपर से लोकतंत्रीय दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल ही खोखला है, ये पंडित मोहन मालवीय ने कहा। यानी अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार दिए कि ये सही नहीं है, भले ही ये भारत में कुछ अच्छे बदलाव लाई गई लेकिन फिर भी ये है भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो 1935 का संवैधानिक इतिहास था ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भले ही 1935 का जो एक्ट है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जैसे कि इस एक्ट की महत्वपूर्ण बातें ये थी कि इसने प्रांतों की स्वायत्ता की स्थापना करी, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी, लेकिन इसके बाद भी इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी जो भारत सरकार के लिए, भारत के भविष्य के लिए सही नहीं था। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी ब्रिटिश सरकार जो थी उसके कारण जो शिक्षा व्यवस्था थी भारत की, उस पे क्या प्रभाव पड़े, हमें इसके बारे में बताना है। तो परिचय में हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक 60 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के लिए कुछ खास नहीं किया था, लेकिन जैसे उनको ये महसूस हुआ कि भारतीयों को शिक्षित करके एक अच्छा कर्मचारी प्राप्त किया जा सकता है, तब उन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था लानी शुरू करी, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना शुरू किया। इन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, नीतियां बनाए जिससे शिक्षा में बेहतरी आए, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि शिक्षा अगर हम भारतीयों को शिक्षित कर दे, अंग्रेजी शिक्षा अगर उनको दे तो हमको इनसे फायदा हो सकता है। इसीलिए तो भारत में विकासशील शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य क्या था, जो शिक्षा संस्थान थी उन शिक्षा संस्थानों का क्या उद्देश्य था, ब्रिटिश ने स्थापित करा था। तो इसमें हम पहला ये कह सकते हैं जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, ब्रिटिश थे, उनको एक वफादार कर्मचारी मिल जाता, क्योंकि उन्हें ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर में एक आज्ञाकारी कर्मचारी की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में इन्वेस्ट किया, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया ताकि उनको एक वफादार कर्मचारी मिल सके जो भारत से ही हो, ताकि हम इनकी संस्कृति को, इनकी भाषा को समझ सके और इन पे शासन और अच्छे तरीके से कर सके। दूसरा है ईसाई मिशनरी, यानी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था था उसमें प्रोत्साहन या उसमें इन्वेस्ट करने का एक ही पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार हो रहा था। इन्होंने 1813 का चार्टर लाया था जिसके माध्यम से उन्होंने आधुनिक विज्ञान के शिक्षा को बढ़ावा दिया और इस शिक्षा के बढ़ावा के कारण जो ईसाई धर्म है उसका एक तरीके से प्रचार हो रहा था। तीसरा हमारा जो पॉइंट था, जैसे कि राजा राम मोहन दयानंद सरस्वती, ये सारे ऐसे विचारक थे, इनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश शिक्षा है भारत के जो पिछड़ापन है, भारत में जो कमियां है उसको दूर कर सकती है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। तो इसीलिए हमें इस शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए, उनके सहयोग के साथ हमें शासन व्यवस्था और अपने समाज को बेहतर करना चाहिए। तो ये 3 कारण थे और उद्देश्य थे शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी लाने का। जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 तरीके के प्रयास किए गए थे। एक तो व्यक्तिगत प्रयास और दूसरा ये था कि सरकार के द्वारा कुछ संस्थागत संस्थान स्थापित किए गए थे, जैसे स्कूल, कॉलेज, इन माध्यम से भारत में शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी लाई गई। तो शिक्षा व्यवस्था में अगर व्यक्तिगत प्रयास को देखें तो 3 व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था। पहला था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा जोनाथन डंकन और तीसरे जो हमारे थे विलियम
कैरी, विलियम कैरी, इन तीनों ने ही मिल के व्यक्तिगत प्रयास किया था जिससे भारत में शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हुआ था। जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने ये मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना करी थी। यानी जो मुस्लिम कानून और उस विषय को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने एक मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में 1789 में, जिससे भारत में शिक्षा व्यवस्था को आंशिक ही सही लेकिन प्रोत्साहन मिला। दूसरे हमारे थे जोनाथन डंकन। इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन को पढ़ने के लिए 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। जो हमारे तीसरे विलियम कैरी थे, इन्होंने जो है विलियम कैरी थे बहुत सारे व्यक्ति, यानी ये अनुवादक भी थे, एक समाज सुधारक भी थे, एक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी भी थे, एक मिशनरी भी थे। इन्होंने क्या किया, सेरमपुर कॉलेज और विश्वविद्यालय बंगाल स्कूल की स्थापना करी। यानी सेरमपुर कॉलेज का और बंगाल स्कूल की स्थापना करी। उन्होंने सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए स्कूलों की शुरुआत करी जहां उन्हें पढ़ना, लिखना, लेखा और ईसाई धर्म सिखाया जाता था। यानी विलियम कैरी जो थे उन्होंने एक कॉलेज और एक स्कूल की स्थापना करी जहां पे जो गरीब बच्चे थे उन बच्चों को पढ़ना, लिखना और ईसाई धर्म के बारे में समझाया जाता था, लेखा यानी गणित। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोगों को बेहतर तरीके से जानने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे और बेहतर तरीके से शासन कर सके भारत पर, इसी कारण के लिए और ईसाई धर्म का प्रचार हो सके, इन सभी कारणों से इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किए थे भारत में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। अगले जो है अन्य प्रयास, जैसे कि 1813 का चार्टर अधिनियम, थॉमस मैकाले आयोग, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सरकारी शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, शिक्षा नीति, सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग, बेसिक शिक्षा वर्धा, इन सभी योजनाओं के माध्यम से भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफी बदलाव किए गए थे और जो भारत में काफी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट लेके आए। नेगेटिव हमारे लिए ये हो सकता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों का उद्भव हुआ जो ब्रिटिश के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार थे और उन्होंने भारतीयों के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण जो ब्रिटिश का शासन था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला। और फ़ायदा हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में एक अच्छे वर्ग का उदय, ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने समाज सुधार में, राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी उसमें बेहतरी के कारण जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा मिला, महिलाओं का जो भागीदारी था उसको बढ़ावा मिला। इस शिक्षा के कारण भारत में नई शिक्षा प्रणाली आई। वैदिक शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी थी लेकिन समय के साथ उसका विघटन हो चुका था। तो जो ब्रिटिश की शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था के कारण भारत में तकनीक, इन सब चीज़ों का अध्ययन होने लग गया दोबारा से। तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं जो ब्रिटिश काल है उसमें शिक्षा प्रणाली विकसित हुई थी जो अभी तक प्रगति में है, यानी अभी भी शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे उसमें काफ़ी विकास हो रहा है। जैसे कि 2020 में NEP आया था, NEP एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत आप लोगों का भी एडमिशन हो रखा होगा, जिसमें NEP में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं सब्जेक्ट्स में, कोर्सेज में। तो ये शिक्षा को और ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और उस टाइम पे भी जो ब्रिटिश बदलाव ला रहे थे उससे भारत में शिक्षा प्रणाली और भारत की व्यवस्था काफ़ी पॉजिटिव तरीके से भी बढ़ रही थी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी जो विकसित हुई। कुछ महिलाओं को इसका लाभ हुआ, हालांकि महिलाओं की शिक्षा को लाभ हुआ लेकिन सबको लाभ नहीं हुआ, कुछ को लाभ हुआ, आंशिक लाभ हुआ, क्योंकि उस टाइम का जो हमारा सिचुएशन था, एनवायरनमेंट था, उसमें रूढ़िवादी विचारधारा ज़्यादा थी, महिलाओं को कम आज़ादी दी जाती थी, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं होती थी। तो इसीलिए महिलाओं को लाभ तो हुआ लेकिन बहुत ही कम को। ये जो वास्तविक प्रयास नहीं थे, बहुत सारे ऐसे नियम और जो एक्ट्स लागू किए गए थे, हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, हमने जो पूरे 9 पॉइंट पढ़े वो सारे ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रखे थे। वो सब के सब ग्राउंड लेवल पे नहीं थे बल्कि कागजों में ही थे, कागज में ही थे। ग्राउंड लेवल पे उसका असर बहुत कम दिखा था। जो इसका वास्तविक उद्देश्य था इस शिक्षा प्रणाली में बेहतरी का, वो ये था कि ब्रिटिश प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए सस्ते शिक्षित भारतीयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी ब्रिटिश शासन को और अच्छा करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए भारतीय, पढ़े लिखे भारतीय जो ब्रिटिश के ओर से बोले वो मिल गए इनको। और अगला है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा हुई लोगों में, भारतीय जनता में। राजनीतिक
सत्ता को, ब्रिटिश की राजनीति जो सत्ता थी उसको मजबूती मिली, यानी इन्होंने शिक्षा को एक हथियार की तरह यूज़ किया ताकि भारतीयों को अपने पक्ष में किया जा सके। इनका ये मानना था कि जो भारतीय है, भले ही रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन उनके अंदर ब्रिटिश व्यक्ति जन्म ले या ब्रिटिश व्यक्ति विकसित हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाया जाए। ये इन ब्रिटिश की सोच थी। तो यानी इस शिक्षा को उन्होंने एक मशीन, एक उपकरण की तरह यूज करा ताकि भारत को अपने कंट्रोल में करा जा सके और रखा जा सके। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की विभिन्न पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। यानी सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन है उसके उद्भव होने के कारण उसका पृष्ठभूमि क्या है, क्यों भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे, इसके बारे में हमें समझाना है। तो परिचय में हम ये देख सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन था वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यानी जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, ये आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन का प्रकार है। यानी सामाजिक आंदोलन एक बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर बहुत सारे आंदोलन आते हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह के आंदोलन सामाजिक आंदोलन में शामिल होते हैं। क्योंकि जो सामाजिक और धार्मिक है क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया जाता है। धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का आपस में गहरा संबंध है। यानी भारत में अगर सामाजिक और धार्मिक पहलू को हम ध्यान से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें संबंध होता है। कोई भी अगर समाज में किसी व्यवस्था को अगर कोई लागू कर रहा है या कोई व्यवस्था समाज में चल रही है, उसके पीछे कुछ न कुछ धार्मिक कारण होता है। यानी भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है, इनमें काफी गहरा संबंध है। तो अगर हम देखें कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को परिभाषित करना और समझना, यानी सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन होता है वो होता क्या है, इसके बारे में अगर हम समझे तो सामान्य बोलचाल में अगर हम आंदोलन को समझे, आंदोलन क्या होता है? आंदोलन का मतलब होता है गतिशीलता, यानी कुछ ऐसी चीज जो चल रही है, जिसका विस्थापन हो रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, स्थान बदल रही है, तो वो होती है आंदोलन। आंदोलन को हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर अगर पूरा सामूहिक एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर कार्यवाही करे तो हम उसको कहते हैं आंदोलन, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कोई भी समस्या है, अगर उससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर लोग संगठित होकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो आंदोलन कहलाता है। समस्याओं के मूल कारणों को दूर करने के लिए, आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए, जो हम स्थानीय स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा आंदोलन होता है। आगे हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है वो सामाजिक आंदोलन के दायरे में आता है। यानी अगर हम देखें तो जो सामाजिक आंदोलन है वो एक बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इसका अर्थ है कि सामाजिक आंदोलन एक व्यापक श्रेणी है, जबकि बाकी सारे आंदोलन उसके अंदर आते हैं, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, आदिवासी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, सभी आंदोलन सामाजिक आंदोलन के अंदर आते हैं। अब इन आंदोलनों के बारे में अलग अलग विचारकों के अपने विचार है, जैसे कि हर्बर्ट ब्लूमर है, अनार्ड एमरोज है, गसफील्ड है। इनमें से आप जहाँ मैंने विचारकों के विचार लिखे हैं, उन सभी विचारकों में से कम 2 विचारकों के विचार आपको याद करना है और पेपर में लिखना है एज इट इज। तो हम इसमें देखेंगे हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार इन्होंने ये कहा, सामाजिक आंदोलन की जीवन एक नई व्यवस्था स्थापित करने सामूहिक प्रयास करना माना जा सकता है। यानी सामाजिक आंदोलन को हम एक नई व्यवस्था स्थापित करने का एक साधन समूह के द्वारा किया जाता है, यानी एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो नई व्यवस्था को लागू करना चाहता है, ये है सामाजिक आंदोलन, ये कहते हैं ब्लूमर। अगला हमारे जो है गसफील्ड, ये कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक व्यवस्था के किसी पहलू में परिवर्तन के लिए सामाजिक रूप से साझी मांग है। यानी सामाजिक आंदोलन वो होता है जब हम समाज में किसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो हम
सामूहिक रूप से यानी सब मिलकर जब किसी चीज की मांग करते हैं तो वही हमारा सामाजिक आंदोलन है, ये कहते हैं गसफील्ड। अगर हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के प्रकार, यानी सामाजिक आंदोलन का जो प्रकार है के अंदर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आते हैं। तो अब ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, इसको समझेंगे। तो जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया जाता है उसी को हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहते हैं। इन आंदोलन से जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र है उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है। इसमें यानी सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेस लाने के लिए जो पुरानी व्यवस्था थी, जो समाज के हित में नहीं थी, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए कुछ सामाजिक और धार्मिक पहलुओं में कुछ चेंजेस किया गया और उन्हीं चेंजेस लाने की जो प्रक्रिया है उसको आंदोलन कहते हैं। अगला है, इसके उपरांत भारतीय समाज सुधारक ने समझा कि धार्मिक और समझा जो हमारे सुधारक है, भारतीय विचारक है, उन्होंने ये समझा कि अगर हमें धर्म में या समाज में कोई सुधार लाना है तो पहले हमें धार्मिक सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे धार्मिक सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज, अलग अलग समाज उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाए। सुधार आंदोलन का उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक असमानता, अन्याय के मुद्दों को संबोधित करना, धर्म को सहित सामाजिक संस्थाओं में संशोधित मूल्य और प्रथाओं को शुरू करके एक संशोधित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, यानी आंदोलन चलाए हमारे भारतीय समाज सुधारक ने। उन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि जो समाज में असमानता है, अन्याय फैली हुई है, उसको खत्म करो। धर्म के आधार पर जो शोषण हो रहा है उसको खत्म किया जाना चाहिए। इन्हीं उद्देश्य से वो सभी सुधार आंदोलन चलाते हैं। यानी समाज में अगर सुधार लाना है तो पहले धार्मिक सुधार करना पड़ेगा, धर्म में जो कुरीतियां फैली हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के अनुसार जो सुधार शब्द है उसका अर्थ होता है सुधार करने के लिए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्न्स डिक्शनरी है, उसने ये कहा जो सुधार शब्द का अर्थ होता है उसमें सुधार, उसका मतलब होता है कि सुधार लाना, परिवर्तन लाना, वही होता है सुधार। अगला है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, उसने ये कहा कि त्रुटियों आदि को दूर या संशोधन कर सुधार के रूप में परिभाषित किया। यानी सुधार क्या होता है, जो समाज में त्रुटि है यानी जो कमी है या जो समस्याएं विद्यमान है उसको दूर करेंगे तो वही हमारा सुधार हो जाएगा। अगला है जो सामाजिक सुधार आंदोलन और संसाधनों को जुटाने के लिए सामाजिक व्यवस्था, प्रथा या संस्थानों में बदलाव लाने के लिए संदर्भित किया जाता है। यानी सामाजिक सुधार आंदोलन को हम कहते हैं कि समाज में जो भी संसाधन है उसको जुटाने के लिए सामाजिक व्यवस्था, प्रथा या संस्थानों में जो बदलाव किए जाते हैं वही हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन है। अगले हमारे जो एक गोरे प्रोफेसर MS गोरे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो सामाजिक सुधार में अनुनय और सार्वजनिक शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भूमिका, अपेक्षा और वंचित दिशा में लोगों के व्यवहार के वास्तविक प्रतिमानों में बदलाव लाने के लिए किए गए प्रयास है। यानी कि जो उन्होंने ये बताया कि सामाजिक सुधार के लिए समाज में अनुनय यानी लोगों को शिक्षित करना, उनसे आग्रह करना, इन सब चीज करके हम सामाजिक दृष्टिकोण में, अपनी संस्कृति में कुछ व्यवहार है जो कि सही नहीं है यानी कुप्रथाएं हैं उनको बदल सकते हैं। इन्होंने आंदोलन जो होते हैं, हमारे प्रोफेसर MS गोरे हैं, इन्होंने आंदोलन को दो भाग में वर्गीकृत किया। यानी जो आंदोलन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुधारवादी और दूसरे है पुनरुत्थानवादी। सुधारवादी का मतलब होता है कि ऐसे आंदोलन जो वर्तमान में जो भी व्यवस्था चल रही है, जैसे हिंदू धर्म है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कुछ प्रथाएं हैं जो सही नहीं है, उन प्रथाओं को हटा के उसमें कुछ सुधार करना, यानी धर्म में जो कुरीतियां या कमी है उसको सुधार करके वैसा ही लागू करना हमारा सुधारवादी आंदोलन का काम होता है। और पुनरुत्थानवादी आंदोलन ये कहता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी जिससे हम पहले रहते थे और जो ग्रंथों के अनुसार हमारा समाज जो चलता था पुराने टाइम पे, लेकिन समय के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रुटि आ गई है, यानी काफ़ी कमी आ गई, बहुत सारी गलत चीज़ें उसमें सम्मिलित हो गई और ये मान लिया गया कि वो भी इसी का भाग है जो कि नहीं था। तो जो
पुराना, सबसे पुराना जो मूल था उस व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए ताकि समाज की कुरीतियां समाप्त हो जाए अपने आप। तो इसको कहते हैं पुनरुत्थान आंदोलन। जैसे कि आर्य समाज यही कहती है कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेद जो है उसमें जो भी चीजें लिखी है उसके आधार पर हम समाज को दोबारा से स्थापित करें। जैसे और सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म और प्रार्थना समाज है, वो ये कहती है कि जो समाज में कुरीतियां हैं उसको खत्म करो। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो दोनों का अर्थ और दोनों का उद्देश्य तो एक ही है कि समाज में जो बुराई है उसको खत्म करो, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण हमारे समाज में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है उसको बढ़ावा मिला या उसकी जरूरत हमें महसूस हुई। वो कारण थे कठोर जातिवाद, यानी जो समाज में जाति व्यवस्था है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये जो व्यवस्था ही थी बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुकी थी। ये कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर थी। हालांकि वेदों में तो कर्म के आधार पर बताया गया था, लेकिन समय के साथ ये जन्म के आधार पर होने लग गई, जिसके कारण जो शूद्र वर्ग है, सबसे निचला वर्ग, उसके साथ बहुत सारी ज्यादती होने लगी। यानी उनको काफी ज्यादा विभाजन का, छुआछूत, काफी सारे अन्यायों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जो ये वर्ग है, इस वर्ग का अपने धर्म और अपनी जाति से विश्वास खत्म होने लगा। दूसरा है कि लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, यानी समाज में जो लिंग के आधार पर भेदभाव था और दुर्व्यवहार था, महिलाओं के लिए जो बुरा व्यवहार था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समाज में महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी, यानी महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। बाल विवाह था, बहुत ही जल्दी विवाह कर दिया जाता था, कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा, दहेज प्रथा, देवदासी परंपरा, ये सारी प्रथा जो थी महिलाओं को एक तरीके से टारगेट करती थी और महिलाओं के को और भी ज्यादा कमजोर करती थी। ये सारी असमानताओं के कारण जो महिला थी उनका भी समाज में जो रीति रिवाज थे उसमें काफी उससे विश्वास खत्म होने लगा था। वो शोषण से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। हालांकि महिलाओं ने खुद ही तो नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए दूसरे पुरुषों ने आवाज उठाना शुरू किया था। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, पिछड़ापन और विकासहीनता, यानी जो भारत था, भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा पिछड़ गई थी। जो मुस्लिम शासक थे वो भारत पे काफी ज्यादा आक्रमण करके भारत की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। यानी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा कुप्रथा, अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जो तर्कसंगत विचार, वैज्ञानिक सोच, इन सब चीजों की वृद्धि नहीं हो पाई थी। लोग ये नहीं बढ़े थे, बल्कि अंधकार की ओर ज्यादा बढ़ रहे थे, अंधविश्वासों को ज्यादा मानते थे। यानी भारत काफी पिछड़ा हुआ था और विकास बहुत ही कम, ना के बराबर था, बल्कि दूसरे जो शासक थे और इसको लूटते थे और चले जाते थे। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी भारत की। चौथा पॉइंट है कि भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का विकास, यानी जो कुछ लोग थे समाज में, उनका जो भारत की प्राचीन संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, भारत के जो पुराने थे विद्वान, अब यानी खुद के अंदर प्राउड की जो फीलिंग्स थी लोगों में वो बढ़ने लगी थी। यानी पुराने चीजों के प्रति लोगों में और ज्यादा भावना बढ़ने लगी थी। यानी रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी उनमें लोगों का विश्वास होने लग गया था, क्योंकि वो पहले ज्यादा अच्छी थी और वर्तमान स्थिति में काफी खराब हो चुकी थी। तो लोग पुरानी व्यवस्था को ज्यादा अच्छा मानने लगे थे और उसमें रुचि रखने लगे थे और पुरानी जो प्रथा थी उसके प्रति अपना गर्व महसूस करने लगे थे। तो हमारा पांचवा है शिक्षा और विचारों से संपर्क। यानी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था आनी शुरू हो गई थी। हालांकि उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन शिक्षा व्यवस्था भारत में आनी शुरू हुई थी। उन विचारों से जब भारतीयों का संपर्क हुआ, भारतीयों ने ज्ञान विज्ञान को समझा, देखा, विचारों को समझा, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि भारत में काफी कुप्रथाएं हैं, तो हम बहुत सारे गलत प्रथाओं का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि समाज में नहीं होना चाहिए। पश्चिमी ज्ञान जो है काफी विकसित है, पश्चिमी जो देश है वो काफी आगे बढ़ चुका है, उन्होंने काफी फिलॉसफी लिख दी है, काफी विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। यानी उनके शिक्षा व्यवस्था से, उनके विचारों से जो भारतीय लोग थे वो काफी प्रभावित हो गए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे।
यानी उनको अच्छा मानने लगे थे। इसके कारण भी हमारे समाज में जो बुरी चीजें थी, कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास थी, उसके खिलाफ भारतीयों ने आवाज उठाई और इसको ठीक करने की कोशिश की ताकि हमारे भारत को भी एक अच्छा और बेहतर समाज बनाया जा सके। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में भेदभावपूर्ण और शोषणकारी प्रवृत्ति थी, जैसे कि छुआछूत, लैंगिक असमानता, इन सभी को, ब्राह्मणवाद, वंचितों को स्वतंत्रता से वंचित रखना, ये सारी चीजें भारत में समाज में विद्यमान थी और इनके सुधार के लिए कुछ आंदोलन हुए। और ये सुधार जो है दो तरीके थे, एक तो पुनरुत्थान और एक सुधारवादी। पुनरुत्थान यानी जो पुराने चीजों को दोबारा से स्थापित करता है, और जो सुधारवादी थे यानी जो समाज में कुरीतियां है उसको समाप्त करके लागू की जाए। यानी निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो दमनकारी विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों के बीच एकजुटता और एकता को बढ़ावा दिया इस सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने, क्योंकि इससे जो लोग है, जो जनता है, उसमें जो बुरी प्रथाएं है, जो गलत चीज है, जो समाज में नहीं होनी चाहिए या जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जो क्षमता है वो विकसित हुई। और इसी विकास के कारण धीरे धीरे आगे जाके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने ब्रिटिश के दमनकारी शासन के खिलाफ भी आवाज उठाया। तो इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि सामाजिक धार्मिक सुधारों की दिशा में आर्य और ब्रह्म समाज द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में उसके योगदानों की चर्चा कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में आर्य समाज और जो ब्रह्म समाज है उसने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या क्या कार्य किया, या फिर ये जो आर्य और ब्रह्म समाज थे वो क्या थे, हमें इसके बारे में समझाना है। तो परिचय में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे आंदोलन और आर्य समाज जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन, दोनों ही आंदोलनों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार को लागू करने की मांग की। यानी जो आंदोलन चल रहे थे, जैसे ब्रह्म समाज हो चाहे आर्य समाज हो, दोनों ही समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने सामाजिक कुप्रथा, आवश्यक रीति रिवाज और परंपराओं को संबोधित किया, महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया एवं बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। यानी समाज में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की इन्होंने। तो हम आगे पढ़ते हैं कि पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या था? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने किया था, जिसको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। इन्होंने पूरे तरीके से ब्रिटिश का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, लेकिन जो समाज में कुरीति थी उसको खत्म करने की कोशिश की और पश्चिमी शिक्षा से जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने अंदर खुद के समाज में समाहित करने की बात की और समाज में जो कुरीतियां थी उसको समाप्त करने की कोशिश की राजा राम मोहन राय ने। हम अगला पॉइंट ये है कि जो ब्रह्म समाज है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खोजे ना जा सकने वाले अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना था, और इसने विभिन्न समुदाय को उनके धर्म के बावजूद एकजुट करने, उन्हें एक एहसास कराने की कोशिश की कि वे सभी ईश्वर की संतान है। यानी जो ब्रह्म समाज है, इस समाज ने हमारे समाज में लोगों के बीच ये भावना फैलाई कि जो जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति के हो, वो सभी के सभी एक ही ईश्वर के संतान है, इसीलिए सभी समान है, कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये विचार ब्रह्म समाज ने पूरे समाज में फैलाई। जो ब्रह्म समाज है उसका समाज में योगदान ये है कि इन्होंने मूर्ति पूजा, बलि देने की प्रथा और ब्राह्मणों की वर्चस्व की निंदा करी है। ब्रह्म समाज ने जो ब्राह्मण का वर्चस्व है, यानी जो सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग और सबसे नीचे जो शूद्र है और शूद्रों के साथ जो अन्याय होता है, इस बात की निंदा की इन्होंने अवतारवाद, यानी एक ही भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, इस बात का खंडन किया। यानी ईश्वर एक ही है, उसका कोई अवतार नहीं होता, वो एक ही है सिर्फ। यानी आस्था को त्यागने की बात करी। अवतार, अलग अलग अवतार, यानी मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण है, तो ये जो अवतारवाद है ये नहीं होता, भगवान सिर्फ एक है, एकेश्वरवाद, यानी एक भगवान है और कोई नहीं है। उन्होंने ये समाज में जाति व्यवस्था जो
फैली हुई थी, इसका विरोध किया। इन्होंने जो ब्रह्म समाज में परोपकार और दया के मानवीय मूल्यों पर जोर दिया, यानी लोगों को परोपकारी होना चाहिए, एक दूसरे पर दया दिखाना चाहिए, मानवीय मूल्य जो समाज में होने चाहिए वो उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। किन्होंने जो प्रथा और कर्म कांड के तर्क संगत जांच करने की क्षमता दी, यानी जो समाज में हम जिन भी प्रथाओं को फॉलो करते हैं, जिन भी का पूजा करते हैं या फिर कोई भी रीति रिवाज को हम फॉलो करते हैं, उसको तर्क संगत तरीके से हम उसको जांच करें, यानी हम इसको क्यों फॉलो करते हैं, इस बारे में सोचने पर इन्होंने जोर दिया समाज में। अगला इन्होंने ये बताया कि महिला और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करी, यानी जो पिछड़े वर्ग है, नीची जाति के हैं, शूद्र है, महिला है, आदिवासी है, इन लोगों की जो दुर्दशा है, स्थिति खराब है, उन पर इन्होंने अपना विचार दिया, इन्होंने चिंता जताई और समाज में इनके उत्थान के लिए कार्य किए। अगला है कि इन्होंने जो प्रार्थना, ध्यान और शास्त्र पढ़ने को प्रोत्साहित किया। इन्होंने ये कहा कि हम भगवान की पूजा करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, उनको बलिदान देते हैं, तो इसकी जगह हमें प्रार्थना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम धर्म को समान सम्मान देना चाहिए, ताकि हम समाज को और अपने धर्म को सही तरीके से समझ सके और समाज में एक अच्छी व्यवस्था लागू हो सके। तो हम इसका मूल्यांकन, ब्रह्म समाज का मूल्यांकन में हम ये देख सकते हैं कि जो ये ब्रह्म समाज था वो पहला बौद्धिक आंदोलन था, यानी भारत में पहला बौद्धिक आंदोलन था जो समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। ये जो ब्रह्म समाज है वो तर्क संगत और उदार विचार के प्रसार की नींव रखी, यानी इसने समाज में एक तर्क संगत विचार और उचार के प्रसार की नींव रखी। तर्क यानी साइंटिफिक, यानी कि कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे जोर दिया, इस बात की नींव रखी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी भारतीय राष्ट्रीय चेतना, यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना थी लोगों में, उस चेतना को जगाने में ब्रह्म समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जो 1833 में है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस समाज को और गति से आगे बढ़ाए, और जो आगे जाके इनके जो सदस्य थे उन्हें में आपसी मतभेद हो गए और ये आंदोलन खत्म हो गया। अगला जो हमारा समाज है वो आर्य समाज है। आर्य समाज जो है वो कहता है कि जो हमारे शास्त्र है, हमारे दर्शन है, हमारे जो धर्म है, जो हमारे पुराने ग्रंथ है, उनकी ओर लौटो, यानी वैदिक युग जो है उनकी ओर लौटो। यह आर्य समाज है, यानी अपनी प्रेरणा जो है, अपने विचारों का मूल जो है इनका, वो पुराणिक शास्त्र है, वैदिक ग्रंथ है। आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। उनका बहुत ही ज्यादा फेमस एक श्लोक है कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने ये कहा कि वैदिक हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, यानी जो दयानंद सरस्वती थे वो वैदिक हिंदू धर्म के समर्थक, यानी जो वैदिक धर्म है उसको इन्होंने प्रोत्साहित किया। इनका ये मानना था कि जो आर्य है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कुलीनों का समाज, जिसमें आर्य को श्रेष्ठता का स्थान दिया जाता है और समाज के सैद्धांतिक आधारों ने वेदों को परम ज्ञान का स्रोत माना। यानी जो आर्य समाज है उसका मतलब ये होता है कि कुलीनों का समाज, यानी कुलीनों का समाज यानी ऐसा समाज जिसमें आर्य जो वर्ग है उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। इन्होंने ये कहा कि ये जो आर्य समाज है वो एक हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, यानी हिंदू जो है उसका फिर से पुनः उत्थान किया जा रहा है। ये एक तरह से हिंदू में काफी कुरीतियां फैल गई हैं और ये एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इसका फिर से उत्थान किया जाए। ये जो हमने आर्य समाज की स्थापना करी है वो हिंदू को फिर से जगाने के लिए किया है, यानी ये एक हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। अगला हमारा पॉइंट है आर्य समाज का दार्शनिक आधार, यानी जो आर्य समाज है उसका दार्शनिक आधार क्या है। इन्होंने ये कहा जो ईश्वर का कोई भौतिक रूप नहीं होता, और इस विचार के साथ पुनर्जन्म के विचार का विरोध किया, यानी जो ईश्वर का कोई भौतिक रूप नहीं है, हम जो मूर्ति पूजा करते हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो पुनर्जन्म होता है वो भी नहीं होता है। पुनर्जन्म के विचार पे भी इनका कोई भरोसा नहीं था। अगला था कि वेद सच्चे ज्ञान की पुस्तक है, यानी जो वेद है उसी में एक सच्चा ज्ञान है, वही सर्वश्रेष्ठ है, इनका ये मानना था।
ये कहते हैं कि सत्य को हमेशा व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और असत्य को त्याग देना चाहिए, यानी सत्य को एक्सेप्ट करो और असत्य को रिजेक्ट कर दो, झूठ को अपने पास मत रखो। अगले कहते हैं कि सही और गलत का विश्लेषण करके ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। अगर हमें कुछ भी कर रहे हैं तो हमें सही क्या है और गलत क्या है इसका विश्लेषण करो, इसको सोचो समझो, उसके बाद कोई काम करो। उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में भलाई और आध्यात्मिक और सामाजिक को बढ़ावा दिया, यानी लोग जो है एक दूसरे की भलाई को बढ़ावा दे। उन्होंने ये कहा कि व्यक्तियों के साथ प्यार और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए, अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छाई पर विचार करना चाहिए। इन्होंने ये कहा दूसरों के साथ हमेशा अच्छाई करना चाहिए। मानव जाति के सामाजिक कल्याण को व्यक्ति के कल्याण से ऊपर रखना चाहिए, यानी जो मानव जाति संपूर्ण जाति है उसका कल्याण ऊपर होना चाहिए और जो व्यक्तिगत कल्याण है उसको बाद में देखना चाहिए, पहले सामूहिक कल्याण को देखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है कि आर्य समाज का योगदान। हमारा अगला पॉइंट है कि आर्य समाज का योगदान, यानी आर्य समाज ने जो हमारे समाज में क्या योगदान दिया। इन्होंने योगदान दिया कि राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी राष्ट्रीय चेतना जो थी लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसमें वृद्धि हुई, वेदों के अध्ययन को बढ़ावा मिला, नारी मुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला के अधिकार, जो दमित वर्ग है उनके अधिकारों को बढ़ावा मिला। कुरीति जो समाज में फैली हुई थी उसको उग्र धर्म युद्ध चलाया, यानी जो कुरीतियां समाज में फैली हुई थी उसके खिलाफ एक धर्म युद्ध चलाया। इन्होंने ये कहा कि धर्मांतरण, इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया ताकि जो दूसरे धर्म में लोग चले गए हैं उनको दोबारा से अपने धर्म में वापस लाया जा सके। आर्य सामाजिकों ने अनाथ, गरीब, महिलाओं और निराश्रितों के लिए अनेक उपाय करे, यानी जो समाज में कमजोर वर्ग है उन लोगों के बेहतरी के लिए इन्होंने काफी कदम उठाए। इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने आर्य समाज ने स्वदेशी के विचार को प्रोत्साहन दिया, यानी जो इनका आर्य समाज है वो ये कहता है कि स्वदेशी यानी अपने देश के चीजों का इस्तेमाल करे, स्वदेशी हर एक चीज होना चाहिए, यानी इस विचार को इन्होंने काफी प्रोत्साहित किया। अगर मूल्यांकन करके हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्य समाज है इसने न्याय के लिए काम किया, छुआछूत, जातिगत कठोरता जो समाज में फैली हुई थी उसको समाप्त किया। इसने राष्ट्रीय जागृति यानी राष्ट्रवाद की भावना फैलाई लोगों के अंदर। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन इन्होंने जो दूसरे धर्म है उसके प्रति नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखा, यानी नकारात्मक रवैया रखा। इनका जो था कि हिंदुओं का पुनरुत्थान करना चाहिए, हिंदूवादी विचारधारा जो थी उसके कारण जो मुसलमान थे उनके हितों को नुकसान पहुंचा, यानी उनके भावनाओं को नुकसान पहुंचा, और जो मुस्लिम लोग थे उनके बीच में और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सांप्रदायिक विभाजन था वो बढ़ गया। मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर इकट्ठा होने वाली जो भावना थी वो बढ़ गई। उसमें समाज में जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का जो विभाजन था यानी सांप्रदायिक विभाजन था अलग अलग धर्मों के बीच में, उसको बढ़ावा दिया इसने। हालांकि अनइंटेंशनली दिया, इन्होंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जो इनके कार्य थे उन कार्य से जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार बने, लोगों में जो आपसी व्यवहार था वो काफी शत्रुतापूर्ण बन गया कि धर्म के आधार पर विभाजन हो गया समाज में। ये इसका नेगेटिव पॉइंट था। एक साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको अगला वीडियो भी देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।